गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 8। चैप्टर 2 हमने हाफ रीड कर लिया था। आगे का हम अपना आज कवर करते हैं। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिसने कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के आने तक कंपनी बंगाल, बम्बई, मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाकों को मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बांटा गया था जो प्रेसिडेंसी कहलाते थे। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। प्रेसिडेंसी का शासक गवर्नर होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधारों के लिए काम किया। न्याय के क्षेत्र में भी उसने कई सुधार कार्य किए जो कि सराहनीय है। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में कहा गया कि प्रत्येक जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर को बनाया गया। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें का कार्यभार काजी और मुफ्ती ही संभालते थे, किंतु वे भी कलेक्टर की देखरेख में काम करते थे। ब्राह्मण पंडितों के धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्यवस्था करने से एक बड़ी समस्या थी, वो खड़ी हो गई थी। इस समस्या का समाधान करके कानून में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने को कहा गया। एन.बी. होलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता बनाई गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नया सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। इसके अतिरिक्त कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत भी स्थापित की गई। भारतीय जो जिला है उसमें कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। भारतीय जिले में कलेक्टर था, वो सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे कि हम नाम से ही जान सकते हैं, उसका मुख्य काम लगान वसूल करना था और कर वसूल करना न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की देखरेख में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर होता था जो सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था। इसने सभी पुराने सत्ता केंद्रों को एक तरफ कर दिया था। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत आने के साथ देश में शासन और सुधार के नए विचार तो अवश्य, किंतु उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्यतः घुड़सवार और पैदल सेना भी थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षित पैदल सेना की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में शस्त्र किसान बड़ी तादाद में थे। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय जमींदार मुगलों को पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं शताब्दी में यह सूरत तक बदलने लगी जब अवध तथा बनारस जैसी रियासतों में कंपनी को किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सैनिकों की भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सत्ता को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से युद्ध व तकनीक में बदलाव आने के साथ कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसका कारण था कि ब्रिटिश बर्मा, अफगान, मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी का महत्व बढ़ता जा रहा था। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिहाज से भारत आई थी और धीरे धीरे वह एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से इस प्रक्रिया में और तेजी आ गई। उस समय समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। भारत से भाप चलने वाले जहाज़ों से यह यात्रा 3 हफ्तों में पूरी हो जाती थी। इसके बाद तो बहुत से अंग्रेज अपने परिवारों के साथ भारत में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के
63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा था। इस तरह से व्यवहारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। थैंक यू।